नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो क्यूरेटिव पिटीशंस हैं वो बहुत रेयरली अलाउ होती हैं। और जो क्यूरेटिव पिटीशन को पहले समझ लेते हैं कब फाइल की जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो तब फाइल की जाती है जब रिव्यू पिटीशन जो है वो खारिज कर दी जाए, तो रिव्यू के ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है क्यूरेटिव पिटीशन में। तो आमतौर पे जब कोई भी पिटीशन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल की जाती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट में फाइल की जाती है। और जब स्पेशली पिटीशन जो है वो अगर वो खारिज हो जाए, डिसमिस हो जाए, तो फिर उसके ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है। रिव्यू पिटीशन जो है वो चैम्बर्स में सुनी जाती है, और अगर को माननीय कोर्ट को लगे कि ओपन कोर्ट हियरिंग में करनी जरूरी है तो फिर उसको ओपन कोर्ट हियरिंग में किया जाता है। अब जब रिव्यू पिटीशन जब वो खारिज हो जाए, डिसमिस हो जाए, तो फिर एक और लास्ट रेमेडी जो बचती है वो है क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो अलाउ की थी और अपने ही ऑर्डर को मीन्स बताया कि एरोनियसली जो है वो दे दिया गया था। और चूंकि अब क्यूरेटिव पिटीशन अलाउ हो गई थी, और तो जो स्पेशली पिटीशन का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था, और रिव्यू ऑर्डर था वो भी खत्म हो जाता है इसी जब क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो अलाउ कर दी गई थी। तो इसमें क्या था, इस जजमेंट में देखने को मिलेगा कि क्यूरेटिव पिटीशन थी वो फाइल की थी यहाँ पर पिटीशनर ने, और यहाँ पर रिस्पोंडेंट थे जो उनकी जो उन्होंने स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की थी। उन स्पेशली पिटीशन जो थी वो उन्होंने मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो डिविजनल बेंच का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसको सेट असाइड कर दिया था। फिर उससे एग्रीवेट होकर पिटीशनर ने आगे रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल की थी। रिव्यू पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी, और जो फिर लास्ट में उन्होंने मींस लास्ट रेमेडी जो बचती है वो है क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी थी। और क्यूरेटिव पिटीशन का ये एक मींस क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है वो माननीय 3 सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल जजेस हैं वो सुनती है। और इसमें हम इसी जो फैक्ट्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्यूरेटिव पिटीशन के जो बारे में ऑब्जर्वेशन बताई है, डिस्कशंस भी की है, तो आइए हम उसके थोड़े से जो फैक्ट्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो फैक्ट्स ये था कि एक यहाँ पर पिटीशनर ने एक आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट की थी, लेकिन जो आर्बिट्रल अवार्ड आया था वो उसको पिटीशनर उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने आगे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया था। लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड का जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने पिटीशनर ने सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत अपील थी वो फाइल की थी, जो कि डिविजनल बेंच ने सुनी थी। और डिविजनल बेंच ने यहाँ पर डिस्कशन की थी और मीन्स अपने ऑर्डर में डिस्कशन की थी, और आर्बिट्रल अवार्ड और जो सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके रिस्पोंडेंट ने आगे एक स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की थी, और उनकी जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो अलाउ हो गई थी और डिविजनल बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया था। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर फिर पिटीशनर ने फिर रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल की, और पिटीशनर जब रिव्यू पिटीशन फाइल की तो उनकी जो रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज हो गई थी। फिर फाइनली इन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन थी वो जो है वो फाइल की थी, और क्यूरेटिव पिटीशन थी वो अलाउ हो गई थी। तो थोड़े से हम इसके फैक्ट्स को भी देखते हैं, था क्या ये केस, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो है वो फैसला दिया था। पूरा एक 39 पेज का ये डिटेल ऑर्डर है। अब यहाँ पर बताया कि जो क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन होता है वो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है, जो इसमें उसको इन्वोक किया गया था। जो यहाँ पर जो पिटीशनर रिस्पोंडेंट है वो पिटीशनर थे, और जो पिटीशनर उनको रिस्पोंडेंट थे। तो जजमेंट थी वो अनडिस्टर्ब थी, क्योंकि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में उसको जजमेंट को टच नहीं किया गया था। मींस स्पेशली पिटीशन अलाउ हो गई थी और रिव्यू पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी, उसको अनडिस्टर्ब किया गया था। अब पिटीशनर जो है वो एक मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है और वो स्टेट ओन कंपनी है,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटी ऑफ दिल्ली की है। तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है और जो रिस्पॉन्डेंट है वो एक कंसोर्टियम है, और जो कि दो कंपनीज का साथ। मीन्स कंसोर्टियम क्या होता है पहले समझ लेते हैं। कंसोर्टियम जो होता है वो दो कंपनीज होती हैं, वो के कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ वो काम करती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक अपनी बनाई थी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आगे हम इसको पाएंगे, यहाँ पर DAMEPL के नाम से इनको संबोधित किया गया है। तो एक कंसोर्टियम था, तो वो एक दो कंपनियों से कोलैबोरेट करके बनाया गया था, और एक तो इंडिया की थी और एक स्पेन की थी कंपनी। तो इनका जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंस्ट्रक्शन का, ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का, और जो एक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड है, तो जो कि आगे AMEL के नाम से संबोधित किया गया है, इसको AMEL, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो ये इनको एक मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया था, AMEL के नाम से दिया गया। और फिर जो उनके बीच में कंसेशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मेट्रो रेलवे कनेक्टिविटी थी, प्रोवाइड करनी थी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और अदर पॉइंट्स थे जो कि दिल्ली में। एग्रीमेंट में ये बताया गया था कि जो DAMEL है, जो कंसोर्टियम है, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, लाइसेंस थे कि वो इम्प्लीमेंट करे प्रोजेक्ट को, और इन रिस्पेक्ट ऑफ AMEL, और तब यहाँ पर एक कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पे उनको करना था। लेकिन और DMRC ने, जो मीन्स जहाँ पर पिटिशनर है जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अंडरटेक किया था कि वो क्लियरेंसेस देंगे और जो कॉस्ट होगी लैंड एक्विजिशन की, सिविल स्ट्रक्चर्स की, वो करेंगे। अब यहाँ पर DAMEPL ने अंडरटेक किया था कि वो डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन रेलवे सिस्टम का वो करेंगे। तो इसके बीच ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, वो डिटेल में बताए गए हैं। और फिर बाद में बताया गया था कि कुछ एक कंसेशन फीस के लिए उन्होंने डेफरमेंट मांगी थी, जो कि फिर उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में एक मीटिंग हुई थी स्टेक होल्डर्स की, और जॉइंट कमेटी थी। वो मिनिस्ट्री ने बताया था कि कुछ डिफेक्ट्स हैं, जो DMEPL ने बताया था कुछ डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाई गई थी, और अब DMEPL ने कहा था कि वो उनकी इंटेंशन है कि वो ऑपरेशंस को रोक दें, और ताकि ये काफ़ी अनसेफ है ऑपरेट करना। ऑपरेशन स्टॉप हो गए थे 8 जुलाई 2012 से। फिर उसके बाद नोटिस भेजा था DMRC को कि वो एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट 8 डिफेक्ट हैं जो जिनके मुताबिक DMEPL के मुताबिक जो उनकी परफॉर्मेंस को, जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो करने में उनकी बाधा आ रही है। और नोटिस में कहा, ये बताया था कि जो डिफेक्ट्स हैं वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हुआ है और डेफिशिएंट डिज़ाइन की वजह से हुआ है। तो फिर उसके बाद एक मटीरियल एडवर्स इफेक्ट बताया कि उसने बताया कि ये डिफेक्ट्स की वजह से मटीरियल एडवर्स इफेक्ट हुआ है उनकी ऑब्लिगेशंस की वजह से, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने DMRC को रिक्वेस्ट किया कि 90 दिन के अंदर वो नोटिस उन्होंने दिया कि वो जो डिफेक्ट्स हैं वो क्योर कर दें, और अगर नहीं करेंगे तो उसे मटेरियल ब्रीच समझा जाएगा। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि 2008 का, तो उन्हीं तो उससे वो टर्मिनेट कर देंगे। अब 8 अक्टूबर 2012 को उन्होंने नोटिस भेजा DMEPL ने, और कहा कि हम ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट कर रहे हैं। और नोटिस ने कहा कि 90 दिन चूंकि हो चुके हैं और डिफेक्ट्स हैं वो अभी तक भी क्योर नहीं किया गया क्योर पीरियड में, और जो क्लॉज थी एग्रीमेंट की 2008 के उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। तो DMRC ने एक कॉन्सिलेशन किया अंडर क्लॉज 36.1 जो एग्रीमेंट था। कॉन्सिलेशन सक्सीड नहीं हुआ। फिर उसके बाद DMRC ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट की, जो कि 23 अक्टूबर 2012 से अंदर हुई थी। अब उसके बाद DMEPL ने ऑपरेशंस को हाल्ट कर दिया और लाइन थी वो DMRC को दी थी। और उसके बाद जॉइंट एप्लीकेशन, दोनों पार्टीज ने जॉइंट एप्लीकेशन दी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी को कि वो AMEL को ओपन कर दें पब्लिक कैरेजेस और पैसेंजर्स के। और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोट भी था, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स थे DMEPL के और DMRC ने। और इसके बाद इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बाद CMRC ने सैंक्शन दे दिया 18 जनवरी 2013 को। और सैंक्शन था, कुछ कंडीशंस थे कि इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मेट्रो जो चलती है 50 किलोमीटर की स्पीड से उसको मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन जो 10 किलोमीटर की जो स्टेप्स होंगे पर किलोमीटर के एट ए टाइम 10-10 किलोमीटर करके वो चला सकते हैं। और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाने के लिए DMRC को पहले कमिश्नर से सैंक्शन लेनी होगी ताकि जस्टिफिकेशन कर सकें जो इम्प्रूवमेंट्स हुई है। इसके बाद 2013 में AMEL के जो ऑपरेशन थे वो कमेंस्ड हो गए थे। प्रोजेक्ट एसेट्स थे वो हैंड ओवर कर दिए थे DMEPL ने DMRC को, और इसके बाद DMRC ही चला रही है AMEL के ऑपरेशंस को।
अब आर्बिटर ट्राइब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 3 मेंबर्स ने एक अवार्ड था वो DAMEPL के फेवर में कर दिया। यहाँ देखिए DAMEPL के फेवर में ये अवार्ड था वो कर दिया। तो अवार्ड जो था वो काफी डिटेल बताया गया है कि उसमें बताया था कि जो टर्मिनेशन पेमेंट थी 2782 करोड़ की, इंटरेस्ट था कंसेशन एग्रीमेंट का वो DAMEPL को मिलेगा और एक 147 करोड़ प्लस इंटरेस्ट था स्टैम्प ड्यूटी का। तो काफी डिटेल अवार्ड था वो दे दिया गया। अब यहाँ से DMRC है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन थी सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की और क्योंकि वो डिसमिस हो गई थी उसके बाद सेकंड अपील थी वो फाइल की डिविजनल बेंच में और वो की अपील थी वो पार्शियल अलाउड हो गई थी। अब इसके बाद DMEPL ने स्पेशल लीव पिटीशन थी अंडर आर्टिकल 136 के अंदर डाली और कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी और अवार्ड था वो रिस्टोर्ड कर दिया। अब DMRC ने रिव्यू डाली वो कि डिसमिस हो गई। अब क्यूरेटिव पिटीशन थी वो फाइल की थी। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारा ट्राइब्यूनल ने क्या इश्यूज फ्रेम किए थे उसको डिस्कस किया और सिंगल जज ने डिसमिसल कर दिया था, डिविजनल बेंच ने भी जो ऑर्डर दिया था उसको डिस्कस किया और अब यहाँ पर सारा कुछ पैराग्राफिकली बताया गया कि पहली चीज़ थी कि ये उन्होंने अपोज किया था कि ये क्यूरेटिव पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है और ये सारे जो लीगल इश्यूज थे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो इश्यूज थे क्यूरेटिव पिटीशन को, उसको देख लेते हैं कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन मेंटेनेबल है। सबमिशंस सुने कि उन्होंने कहा कि एडवर्स इफेक्ट होगा क्योंकि मींस यहाँ पर बताया था मटीरियल एडवर्स इफेक्ट का मतलब कंसेशन एग्रीमेंट में था कि कोई मटीरियल एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जो परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है पर्पस था वो एग्रीमेंट का DMRC ने फुली सर्व किया था और कंप्लायंस भी DMRC ने किया था। तो मींस यहाँ बताया था कि उन्होंने अपनी तरह से पूरी बोनाफाइडनेस दिखाई थी और साथ में एक एग्रीमेंट का भी क्लॉज बताए कि जो 90 डेज का जो था वो क्यूरेंट नोटिस था प्लस 90 डेज एडिशन में भी थे। तो सैंक्शन सर्टिफिकेट भी दिया था CMRC ने, मींस जो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवेज ने, वो भी जॉइंट एप्लीकेशंस थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि क्यों किस तरीके से जो क्यूरेटिव पिटीशन थी वो मेंटेनेबल है। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो क्यूरेटिव पिटीशन जो प्रोविजन वो क्यों आया था वो एक जजमेंट आई थी रूपा हुरारे वैसे अशोक हुरारे की। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तब आर्टिकल 136 के अंदर वैसे सुप्रीम कोर्ट को इलीगलिटी होती है कि वो 136 का जो अवार्ड है डिटेल डिस्कशन किया गया उसमें इंटरफेयर करे। लेकिन अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस आता है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है अंदर आर्टिकल 142 के तहत। तो यहाँ पर बताया था कि हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया था सेक्शन 37 के अंदर और उसका जो अवार्ड था वो जस्टिफाइड था, मीन्स जो इंटरवीन किया था वो पूरी तरह से जस्टिफाइड था। इसलिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हमें क्यूरेटिव पिटीशन को अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी है। तो ये सारा पूरा डिटेल था। अब लास्ट में हम चलते हैं क्या बताया फिर फाइनली, क्योंकि लंबी जजमेंट है काफी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये नहीं कि हम ये जो फ्लड गेट्स को ओपन कर रहे हैं कि एक तो पिटीशन अगर क्यूरेटिव पिटीशन अलाउगी तो एक सेकंड रिव्यू ना समझा जाए इसको। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसको अब देख लेते हैं। पहले कंक्लूजन में था यहाँ पर देखिए 2 बेंच की जो जजमेंट थी जिन्होंने इंटरवीन किया था अवार्ड में, मींस आर्बिटर ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पर बताया वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद इंटरफेयर कर दिया डिविजनल बेंच में, तो इसकी वजह से ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया क्योंकि डिविजनल बेंच जो हाई कोर्ट था उन्होंने करेक्ट टेस्ट था वो अप्लाई किया था आर्बिट्रल अवार्ड को। अब क्योंकि जो आर्बिट्रल अवार्ड था वो प्राइवेसी से मींस सफर कर रहा था और पेटेंट इलीगलिटी थी इसमें। और अब यहाँ पर बताया कि कोई भी जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था उसमें किसी भी प्रकार का मिसएप्रिसिएशन ऑफ लॉ और फैक्ट नहीं था। अब कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को कहा, देखिए दिस कोर्ट फेल्ड व्हाइल एंटरटेनिंग द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 टू जस्टिफाई द इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम जो खुद ही फेल हो चुके हैं इस पे, मींस हम खुद फेल होने चुके हैं, मींस कि जो कोर्ट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कोर्ट जो है वो फेल हो चुकी थी जब वो उन्होंने इंटरवीन किया था उस पॉइंट पे, ना कि ओवरऑल उस पॉइंट पे जब उन्होंने इंटरवीन किया था 136 के अंदर, तब कहा कि यहाँ पर हम इस पॉइंट पे हम एंटरटेन नहीं कर पाए, तो इस पॉइंट पे हम फेल हो गए थे। जो एक क्योंकि डिविजनल बेंच की जो जजमेंट आई थी वो एक वेल कंसिडर्ड डिसीजन था। और अब यहाँ पर जो
यहाँ पे फर्दर बताया कि दिस कोर्ट फेल्स टू रिड्यूस एनी जस्टिफिकेशन, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर सके हम, यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कहा कि हम उस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं कर पाए कि किस प्रकार से डिविजनल बेंच का ऑर्डर में फ्लॉ है, किस तरह से एरर आई है। जब उन्होंने सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर वो इंटरफेयर किया, तो जो डिविजनल बेंच के पास पूरी पावर थी कि वो इंटरफेयर कर सकती थी। जब वो उन्होंने जजमेंट जो थी वो अवार्ड को में उन्होंने इंटरफेयर किया था। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने जब डिविजनल बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, तो वो एक तरह का इलीगल अवार्ड को हमने रिस्टोर कर दिया था, जो कि एक एग्जॉर्बिटेंट लायबिलिटी थी, बनती थी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी थी और एग्जॉर्बिटेंट लायबिलिटी थी वो, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जो जिनको कहा गया था इतना अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया है, जिसकी वजह से हमें आर्टिकल 142 के तहत क्यूरेटिव पिटीशन में इंटरवीन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन को यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया था, और जजमेंट थी डिविजनल बेंच की उसको रिस्टोर कर दिया था। अब इस दौरान एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी जो थी वो जो हाई कोर्ट के समक्ष चलाई गई थी, जिसमें इन्फोर्स करने के लिए कहा गया था, उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, और जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया था पिटिशनर द्वारा वो वापस रिफंड कर देना चाहिए, और ये जो अमाउंट जो ऑलरेडी पे कर दिया गया है कोर्स ऑफ एक्शन में वो भी इन फेवर ऑफ पिटिशनर को रिस्टोर कर देना चाहिए। और अब यहाँ पे कोर्ट ने साथ में ये भी कह दिया, कंक्लूडिंग बिफोर कंक्लूडिंग हम क्लैरिफाई करते हैं कि जो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन है वो एक ऑर्डिनरी कोर्स में अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि आप क्यूरेटिव पिटीशन अलाओगे तो एक ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा अलाउ कर देते। अब कोर्ट ने फर्दर ये भी बताया कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक ओपन नहीं होना चाहिए, फ्लड गेट्स को ओपन नहीं कर देना चाहिए कि जिसकी वजह से कि एक 4th स्टेज और 5th स्टेज ऑफ कोर्ट आ जाएगा, इंटरवीन करे आर्बिट्रल अवार्ड में। क्योंकि यहाँ पर स्टेजेस क्या थे, पहले तो आर्बिट्रल अवार्ड था, फिर उसके बाद सेक्शन 34 लगाई गई, सेक्शन 34 हाई कोर्ट में लगाई गई थी, फिर उसके बाद सेक्शन 27-37 लगाई गई जो कि डिविजनल बेंच में लगाई गई थी, फिर स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई, स्पेशल लीव पिटीशन के बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई। तो स्टेजेस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये 4th और 5th स्टेज का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर द कोर्ट रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन और क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन रेस्पेक्टिवली, और इस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट थी वो एरर्ड थी। दिस कोर्ट एरर्ड इन इंटरवीनिंग द डिसीजन ऑफ द डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, और जजमेंट थी डिविजनल बेंच की जो इसमें अपील थी अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की, वो एक करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट था अंडर सेक्शन 34 के ऊपर लगाया गया था, और जजमेंट थी वो एक एडिक्वेट रीजंस थे उस जजमेंट में, जिसकी वजह से वो कंक्लूजन पे आए थे कि आर्बिट्रल जो अवार्ड है वो सफर करता परवर्सिटी और पेटेंट इलीगलिटी से। परवर्सिटी थी उसमें और पेटेंट इलीगलिटी थी, कोई वैलिड बेसिस नहीं बनता था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि वो अपने मतलब इंटरफेयर करे जो आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको जो पावर दी गई है। तो इसकी जो इंटरफेरेंस करने की वजह से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस करने की वजह से एक पेटेंटली अवार्ड इलीगल अवार्ड था वो रिस्टोर्ड हो गया। तो इसकी वजह से क्या कोर्ट कहती है कि एक ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ था, और जो ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे हुआ था, वो जो प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन थी वो परवर्टेड बाय द आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल की एक अनडिजर्व विंडफॉल थी DMEPL के लिए। तो एक इसी ग्राउंड्स में उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी। तो ये देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जजेस ने ये जजमेंट दी थी 10 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।